रानी बहुत ही गरीब औरत थी। वो गांव की सड़क के किनारे पराठों का ठेला लगाया करती थी। बहुत मेहनत करने के बाद भी उसके पराठे बिकते नहीं थे। वो रोज सुबह जैसे ही जाती वैसे ही शाम को घर वापस भी आ जाती, जिस पर उसकी सास कावेरी उसे बहुत ताने मारती। एक दिन शाम के समय वो जैसे ही अपने पराठों का ठेला लेकर घर लौटती है, उसकी सास उसे घर के बाहर ही रोक देती है। मैंने तुझे कितनी बार बोला है ना कि अपने ये पराठों का ठेला लगाना बंद कर दे। तेरे बस की नहीं है बिजनेस करना, रोज बस नुकसान ही करवाती है। माँ जी मैं क्या करूँ, मैं तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन हर रोज हार जाती हूँ। एक भी रुपए की कमाई नहीं हो पाती है। इसलिए बोल रही हूँ बंद कर दे अपना ये काम और बैठ चुपचाप घर पर। नहीं माँ जी, ये सब आप क्या कह रही हैं। माना इस समय मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपना काम ही छोड़ दूँ। हाँ तो अगर अपना काम नहीं छोड़ सकती है तो कुछ ऐसा कर कि तेरा काम अच्छे से चलने लगे। कुछ तरकीब लगा, अपने पराठों में अलग स्वाद लेकर आ, जिसे एक बार कोई खाए तो खाता ही रह जाए और रोज तेरे पराठों के ठेले पर आए। हाँ माँ, ये बात आपने सही कही, मैं ऐसा ही कुछ करूँगी। आप देखना, मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे मेरे पराठों के ठेलों पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। ठीक है, देखती हूँ। और अगर कहीं तेरे ठेले पर भीड़ नहीं लगी, तेरा काम अच्छा नहीं चला तो अपना पराठों का बिजनेस ना बंद करने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, इतना नुकसान नहीं झेल पाएंगे। जी माँ जी, मैं कुछ न कुछ करती हूँ, आप मुझे बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। रानी इतना कहकर अपना ठेला लेकर वहाँ से चली जाती है और अपने रसोई के कामों में लग जाती है। वो रात का खाना बना ही रही होती है कि तभी उसका पति गोपाल वहाँ आता है। रानी, तुम्हारे पास 500 रुपए होंगे क्या? मुझे दे दो, मैं तुम्हें ना कुछ दिन में वापस कर दूंगा। मुझे ना शहर जाना है कल किसी काम से। 500 रुपए है तो, लेकिन वो तो मैंने अपने काम के लिए रखे थे। अगर मैंने इन्हें पैसे दे दिए तो मैं अपना काम कैसे करूँगी। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना क्यों सोचने लग जाती हो? अगर तुम्हारे पास है तो दे दो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अरे मुझे बुरा नहीं लगेगा, जैसे तैसे करके कोई काम चला लूंगा। मैं जानती हूँ कि आप बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन अगर मैं आपकी मदद नहीं करूँगी तो कौन करेगा। मतलब तुम मुझे पैसे दे रही हो? हाँ जी, आप कमरे में जाकर देखिए, मैंने पर्स में 500 का नोट रखा होगा, ले लीजिए। क्या बात है, पत्नी हो तो तुम्हारी जैसी। अरे तुम कितना साथ देती हो मेरा, और मैं तो तुम्हारा साथ भी नहीं देता। माँ तुम्हें ताने देती रहती है और मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ और कुछ नहीं कहता। तुम्हें तो बहुत बुरा लगता होगा इस बात का। नहीं जी, मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं जानती हूँ आप माँ और बीबी के चक्कर में फंस जाते हैं। अगर आप मेरी तरफ बोलेंगे तो माँ को बुरा लगेगा, और अगर माँ की तरफ बोलेंगे तो शायद उस टाइम मुझे भी बुरा लगे। तो अच्छा यही है कि आप सास बहू के बीच में पड़िए ही मत। रानी की बात सुनकर गोपाल जोर जोर से हंसने लगता है। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ कावेरी आ जाती है। बहू, तू खड़ी होकर अपने पति से ही बात करती रहेगी या आज कुछ खाने को भी मिलेगा? और तू कब से जोरू का गुलाम हो गया है, जो रसोई में भी अपनी बीवी को छोड़ नहीं रहा? इतना प्यार तो कभी मुझे नहीं दिखाया तूने। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे रानी से कुछ काम था, उसे रसोई में काम करते हुए देखा तो चला आया। हो गई जरूरी बात अपनी बीवी से, तो चल अब मेरे साथ बैठकर थोड़ा खाना भी खा ले। हाँ माँ, जरूर, चलो। ये कोई कहने वाली बात है क्या? गोपाल इतना कहकर अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रानी सबके लिए खाना लेकर बाहर आती है, जिसके बाद सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन रानी रसोई में पराठे बना ही रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन कमला उसके घर आती है और कावेरी से बोलती है। कावेरी, मैं अपने पति से बहुत ही परेशान हो गई हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि इनका मैं क्या करूँ। क्या हो गया ऐसा जो तू सुबह सुबह ही अपने पति की शिकायत लेकर मेरे घर पहुँच गई? क्या बताऊँ कावेरी, आज मुझे उनके साथ अपनी बहू के मायके जाना था। उसकी बहन की सगाई है और ये है कि भांग खाकर पड़े हुए हैं। अब तू ही बता मैं क्या करूँ। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। भांग का नशा तो इतनी जल्दी उतरता ही नहीं है। इस नशे में तो इंसान जो करता है वही करता रह जाता है। हंसता है तो हंसता रह जाता है, रोता है तो रोता ही रहता है, खाता है तो खाता ही रह जाता है। हाँ ये तो है, तभी तो मैं परेशान हूँ, क्योंकि अब तो ये शाम तक नहीं उठने वाले। अपनी पड़ोसन और सास की बात सुनकर रानी के दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो अपने सभी पराठों में भांग मिला देती है और अपने भांग वाले पराठों को लेकर बेचने के लिए निकल पड़ती है। उस दिन जो भी रानी के पराठे खाता
खाते ही रह जाता। थोड़ी देर में ही उसके पराठों के ठेले पर लोगों की बहुत भीड़ लग जाती है और इस बात से अनजान सभी लोग कि वो भांग वाले पराठे हैं, सभी उसके पराठों को बड़े चाव से खाने लगते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। कुछ देर बाद वो शाम को अपने पराठों का ठेला लेकर घर लौटती है। तभी उसकी सास फिर से सामने से आकर खड़ी हो जाती है। कहाँ बहू, कहाँ जा रही है तू? पहले आज की कमाई बता कि कितनी कमाई हुई है तेरी, या आज भी रोज की तरह खाली हाथ लौट आई है? माँ जी, हर दिन सबका एक जैसा टाइम नहीं रहता है। आज आपके इस गरीब बहू के पास बहुत पैसे हैं। आज मेरी बहुत अच्छी कमाई हुई है। अच्छा, जरा दिखा तो पैसे। बड़े दिन हो गए हैं बहुत सारे पैसे एक साथ देखे। ये देखिए माँ जी, आज मैंने कितने सारे पैसे कमाए। आज तो दिल खुश हो गया अपने ठेले के पास इतने ग्राहकों को खड़ा देखकर। कावेरी अपने हाथों में इतने सारे नोट देखकर बहुत खुश हो जाती है। नोटों से उसकी नजर ही नहीं हटती है। वो तुरंत सभी पैसों को अपने पीछे छुपा लेती है। हाँ हाँ ठीक है, मान लिया कि आज तेरी अच्छी कमाई हो गई, लेकिन अगर ऐसी कमाई रोज हो तभी तो कोई बात होगी ना, वरना मैं तेरा काम पक्का बंद करवा दूंगी। माँ जी, आप मेरा काम बंद मत करवाइए। मैं आपको आज की तरह रोज ही इतने सारे पैसे ला कर दूंगी। आपको पैसों की कोई कमी नहीं होगी। बस मेरा काम बंद मत करवाइए। अगर रोज तू मुझे ऐसी ही अच्छी कमाई करके दिखाएगी तो मेरा नुकसान नहीं करवाएगी, तो कुछ सोचूं ना मैं। ठीक है माँ जी, अगर मैं आपको रोज ऐसे कमाई करके नहीं दिखा पाई ना, तो आप मेरा काम बंद करवा देना। लेकिन उससे पहले काम बंद करवाने की बात सोचना भी मत। बोल तो ऐसे रही है जैसे तेरी लॉटरी लग गई हो, जहाँ से रोज पैसे जीत कर लाएगी और मुझे दे देगी। माँ जी, अब आपको क्या पता कि ये लॉटरी भी आपने मेरे लिए ही लगवाई है। मेरे लिए भांग लॉटरी ही निकली है। जो मेरे भांग के पराठों को खाता है, खाता ही रह जाता है, वो भी मुंह मांगे दाम पर। क्या सोचने लगी तू? कुछ नहीं माँ जी, आज आपको पैसे भी दे दिए, अब तो जाने दीजिए मुझे। रानी की बात सुनकर कावेरी सामने से हट जाती है और रानी मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन फिर रानी भांग वाले पराठे बनाकर बेचने के लिए निकल जाती है। फिर से उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है और उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। शाम को फिर वो अपनी सास को अच्छे पैसे ला कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और समय के साथ गरीब रानी के भांग वाले पराठे अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी फेमस हो जाते हैं और दूसरे गांव में लोग भी उसके ठेले पर आकर पराठे खाना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर कावेरी हैरान थी। एक दिन फिर से रानी बहुत सारे पैसे लेकर उसके पास आती है। माँ जी, ये मेरी आज की कमाई है। अब तो आप खुश हो ना? अब तो आप मुझे मेरा काम बंद करने को नहीं बोलोगी ना? नहीं बहू नहीं, मुझे कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है जो मैं अपनी बहू का इतना चलता फिरता काम बंद करवा दूंगी। लेकिन बहू, तूने तो ऐसा चमत्कार करके दिखा दिया जिस पर मुझे विश्वास ही नहीं था। आज के बाद मैं तुझे कभी तेरा काम बंद करने की धमकी नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दे। कावेरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपनी सास की बात सुनकर रानी की जान में जान आ जाती है। इस तरह से अपने भांग वाले पराठों की मदद से वो अपना काम बंद होने से भी बचा लेती है, साथ ही अपनी सास के तानों से भी मुक्ति पा लेती है। ज्योति एक गरीब लड़की थी जो अपने पिता रामू के साथ बेगमपुर गांव में रहा करती। ज्योति के पिता रामू जमींदारों के खेतों पर काम करते और ज्योति गांव में सड़क के नुक्कड़ पर एक आलू कचौड़ी का ठेला लगाती थी। आलू कचौड़ी बेचकर उसकी जो भी कमाई होती उससे वो अपना घर चलाती और रामू को जमींदारों के खेतों में काम करके जो पैसे मिलते उससे वो अपनी बेटी की शादी के लिए जमींदारों के यहाँ जमा करवा दिया करता। एक दिन दोपहर के समय रामू खेतों से काम करके घर लौटता है और अपने घर का दरवाजा खुला देखता है। घर में कोई है क्या? ज्योति बेटी, तुम हो क्या? पिताजी, मैं रसोई में हूँ, आपके लिए खाना निकाल रही हूँ, अभी आती हूँ। बेटी, आज तुम घर पर कैसे? तुमने तो आज आलू कचौरी का ठेला नहीं लगाया। पिताजी, लगाया तो था, लेकिन सामान खत्म हो गया कचौरियों का, इसलिए जल्दी घर वापस आ गई। कल पैसे ज्यादा नहीं थे, इसलिए सामान कम लाई थी मैं। कोई बात नहीं बेटी, इसी बहाने थोड़ी देर तुझे भी आराम मिल जाएगा, वरना घर में भी काम करती है, बाहर भी काम करती है, थक जाती होगी। मेरी वजह से तुझे बहुत दुख सहना पड़ता है। एक बाप होने का कोई सुख नहीं दे पा रहा हूँ मैं तुझे। नहीं पिताजी, आप भी कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी है। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ।
और ये सब तो जीवन का उतार चढ़ाव है, चलता ही रहता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इंसान मुसीबत से लड़ना कैसे सीखेगा? मेरी बेटी तो बहुत समझदारी वाली बातें करती है, लगता है बड़ी हो गई है। बेटी, अब तू मेरे साथ साथ अपने लिए भी खाना लगा दे। दोनों बाप बेटी साथ में खाना खाएंगे, मैं बाहर बैठा हूँ। रामू इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर के आंगन में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद ज्योति 2 थाली में खाना लगाकर आंगन में आती है और दोनों बाप बेटी आराम से खाना खाते हैं। कुछ देर बाद धूप कम होने पर रामू फिर से खेतों में चला जाता है और ज्योति सब्जियां लेने के लिए बाजार चली जाती है। वो आलू के बोरे को अपने सर पर रखकर धीरे धीरे आ रही थी। तभी एक राजेश नाम के लड़के से वो टकरा जाती है और उसके सारे आलू जमीन पर गिर जाते हैं और ज्योति उस आदमी को गुस्से भरी नजरों से देखती है। एक बात बताओ बाबू, कि भगवान ने आपको चील जैसी बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, उसके बाद भी आपको इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं दी? लड़की तो छोड़ो, आपको तो उसके सर पर रखा बोरा भी नहीं दिखा। हमारा इतना नुकसान कर दिया। आई एम सो सॉरी। मैंने ना सच में आपको नहीं देखा था। मेरी वजह से अगर आपका नुकसान हुआ है तो मैं आपकी भरपाई कर देता हूँ। अरे वाह, आपने तो एक बार में ही अपनी गलती की माफी मांग ली। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो गरीब से माफी मांगे, साथ ही अपनी गलती भी माने। अरे देखिए जी, मैं ये अमीर और गरीब का फर्क नहीं मानता हूँ। कोई धन दौलत लेके आता नहीं है, और जो आता है वो खाली हाथ आता है, जाता है खाली हाथ जाता है। मेहनत आप भी करते हो, मेहनत हम भी करते हैं, तो फर्क क्या है? पहली बार किसी अमीर आदमी को गरीब के लिए इतनी अच्छी सोच रखते हुए देखा है। आपको पहले तो यहाँ कभी देखा नहीं। नए आए हो क्या इस गाँव में? जी हाँ, मैं नया हूँ यहाँ पे। मैं दिल्ली से आया हूँ अपनी दादी के पास कुछ टाइम के लिए रहने के लिए, लेकिन मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ, और मुझे रास्ता भी पता नहीं। बस इतनी सी बात है। आप हमें अपनी दादी का नाम बताइए, हम आपको उनके घर छोड़ देंगे। हमें अपने गांव में सबका नाम पता है, हम सबको जानते हैं, और जिसे हम नहीं जानते वो हमें हमारी फेमस आलू कचौड़ी वाली के नाम से जानता है। ज्योति इतना कहकर जमीन पर पड़े आलू को बोरे में भरकर अपने सर पर रख लेती है और राजेश को उसके बताए पते पर लेकर चली जाती है। जहाँ पहुंचकर ज्योति राजेश की तरफ देखकर मुस्कुराती है। लीजिए बाबू, मैंने आपको आपकी सही जगह पहुंचा दिया। अब तो मानते हैं ना कि गांव अच्छा है हमारा। अगर आप नहीं होती ना तो पता नहीं, मैं तो भटकता रह जाता। आपसे एक बात बोलूं, आपका जितना अच्छा नेचर है ना उतनी सुंदर भी हैं आप। अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। राजेश की बात सुनकर ज्योति मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद राजेश भी अपने घर के अंदर चला जाता है और हॉल में बैठी अपनी दादी गीतांजलि की आंखों पर हाथ रख लेता है। फिर भी उसकी दादी उसे पहचान लेती है और उसका नाम लेती है। बेटा, तू मेरी कितनी भी आंख बंद कर ले, लेकिन मुझे सब पता चल जाता है। तू जब भी घर आता है, आज तुझे अपनी दादी की याद कैसे आ गई? और मैंने तो आज ही घर बदल लिया, तो फिर तू यहाँ कैसे पहुँचा? रास्ता समझ में आ गया था तुझे? अरे मेरी प्यारी दादी माँ, रास्ता ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक लड़की थी, उसी ने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। अरे यार दादी माँ, मैं उसका नाम पूछना भूल गया। कोई बात नहीं बेटा, इस गांव में है तो कभी भी मुलाकात हो ही जाएगी। कुछ तो उसने अपने बारे में बताया होगा। हाँ दादी माँ, कुछ आलू कचौड़ी की बात करी थी शायद। वो आलू कचौड़ी का ठेला लगाती है। अच्छा, तब तो वो ज्योति आलू कचौड़ी वाली ही होगी। लड़की बहुत अच्छी है, गरीब है लेकिन ईमानदार भी है। गांव की सड़क के किनारे वो आलू कचौड़ी का ठेला लगाती है। चल तो आराम कर ले थोड़ा, बाद में उसके बारे में सोच लेना। गीतांजलि इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन राजेश ज्योति के आलू कचौरी के ठेले पर पहुँच जाता है और देखता है कि उसके ठेले पर बहुत भीड़ लगी थी। तभी वो ज्योति के आगे हाथ बढ़ाता है। एक आलू कचौड़ी की प्लेट मुझे भी मिलेगी क्या? मुझे भी बहुत भूख लगी है। थोड़ा इंतजार करिए, दिख नहीं रहा है कि कितनी भीड़ है? भगवान ने मुझे 2 ही हाथ दिए हैं, थोड़ा रुक जाइए, अभी देती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके हाथ की बनी हुई आलू कचौड़ी खाने का वेट नहीं कर पा रहा मैं तो। अरे आप यहाँ कैसे? एक गरीब आलू कचौड़ी वाले के ठेले पर आप जैसा अमीर आदमी आएगा तो मेरे ठेले पर लोगों को खड़े होने की जगह ही नहीं, भीड़ इतनी लग जाती है ना। आप फिर से गलत कह रही हैं। ये अमीर गरीब का भाव अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए आप। अरे भीड़ तो आपके ठेले पे भी है, इसका मतलब तो ये है ना कि आपके हाथों में स्वाद है। आपकी बनाई आलू कचौड़ी भी टेस्टी होती है, जिसे खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी है। आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं,
कहीं आलू कचौरी फ्री में तो नहीं खानी ना आपको? अजी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी की मेहनत की कमाई देने से पीछे नहीं हटता। आप पहले खाने को तो दे दो आलू कचौरी, तभी तो पता चलेगा टेस्टी है भी या नहीं। राजेश के कहने पर ज्योति एक प्लेट आलू कचौरी लगाकर राजेश को देती है, जिसे खाते ही वो ज्योति की बहुत तारीफ करता है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और राजेश रोज आलू कचौरी खाने के बहाने ज्योति के ठेले पर आया जाया करता और पूरा दिन उससे बातें करते हुए गुजार दिया करता। धीरे धीरे दोनों गांव वालों की नजर में आने लगते हैं। सभी उन्हें गलत नजर से देखना शुरू कर देते हैं। तभी एक दिन रामू खेतों में काम कर रहा था और उसकी पड़ोसन कांता वहाँ आती है। रामू भैया, अगर बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन गांव के लोग आपकी बेटी और शहर से एक लड़का आया है, उसके बारे में ना जाने क्या क्या बोले जा रहे हैं। आप एक बार अपनी बिटिया से बात कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बिना बात के बदनाम हो जाए वो। कांता बहन, आप तो मेरी बेटी को अच्छे से जानते हो। वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसके पिता का सर झुके। मैं जानती हूँ रामू भैया, लेकिन गांव वालों के कहने पर अभी मैं खुद देख कर आ रही हूँ। उसके ठेले पर अब कोई नहीं है सिवाय उस शहरी लड़के के। आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद जाकर देख लीजिए। कांता की बात सुनकर रामू अपने खेतों का काम छोड़कर गुस्से में अपनी बेटी के ठेले पर जाता है और जहां वो राजेश और ज्योति को हंस हंस कर बातें करते हुए देखता है, जिसे देखकर वो बिना कुछ बोले ज्योति का हाथ पकड़कर उसे घर ले आता है और उसे सुनाता है। तभी राजेश भी वहां आता है। देखिए, एक पिता होने के नाते आपका गुस्सा करना जायज है। और हाँ, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और अगर आप तैयार हो तो मैं ज्योति से शादी करके इसे अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहता हूँ। मुझे आपके गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजेश की बात सुनकर रामू दोनों की शादी के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद राजेश भी अपनी दादी को मना लेता है और ज्योति से शादी करके उसे अपने साथ हमेशा के लिए दिल्ली ले आता है। इस तरह से एक ही पल में गांव की गरीब आलू कचौरी वाली दिल्ली जैसे शहर में जाकर बस जाती है। राधिका को तरह तरह के फास्ट फूड खाने का बहुत शौक था। उनमें उसे सबसे ज्यादा छोले कुलचे पसंद थे। लेकिन कुछ समय बाद उसकी शादी अभय नाम के लड़के से हो जाती है, जो कि शहर में काम करता था और गांव में रहता था। इसीलिए शादी के बाद वो राधिका को गांव ले आता है अपनी माँ और पिता की सेवा के लिए। और यहाँ आने के बाद सुनिए जी, आज बहुत समय हो गया है, मैंने कब से छोले कुलचे नहीं खाए हैं। चलो ना, आज कहीं बाहर जाकर छोले कुलचे खाते हैं। क्या कहा, छोले कुलचे खाने हैं? लेकिन राधिका, यहाँ गांव में छोले कुलचे नहीं मिलते हैं। यहाँ तो बस गांव का देसी खाना ही मिलता है, आलू पूरी या छोले पूरी। क्या इस गांव में छोले कुलचे नहीं मिलते? अरे यार, ये कैसा गांव है? क्या छोले कुलचे नहीं है तो गांव ही बेकार है। ऐसा करते हैं, जब छुट्टियां खत्म होने के बाद तुम शहर जाओगे ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ शहर चलूंगी। यहाँ नहीं रह सकती मैं छोले कुलचे खाए बिना। मुझे दिन में एक बार तो चाहिए ही छोले कुलचे। ये कैसी बात कर रही हो तुम? भला छोले कुलचे के लिए ऐसा कौन करता है? मैं करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है छोले कुलचे। और मैंने कह दिया कि मैं भी शहर जाऊंगी तो बस जाऊंगी। वहाँ पर रोज छोले कुलचे मिलते हैं, मैं तो वहीं से खाऊंगी। दोनों की आवाजें बाहर तक आ रही थी और उनकी आवाज सुनकर राधिका की सास पारुल कमरे में आती है। क्या बात हो गई है? तुम दोनों इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? पता भी है बाहर तक तुम दोनों की आवाज आ रही है। देख लीजिए माँ जी अपने बेटे को, ये मेरी बात ही मानने को तैयार नहीं है। लेकिन बात क्या है ये तो बता बहू। माँ, मैं बताता हूँ। ये मुझसे कह रही है गांव में छोले कुलचे नहीं मिलते हैं, इसलिए मुझे भी शहर ले चलो, वहाँ जाकर इसे छोले कुलचे खाने हैं। क्या बहू, छोले कुलचे खाने शहर जाएगी तू? अगर तुझे इतना ही मन है तो घर पर बना ले, वहाँ जाने की क्या जरूरत है? माँ जी, जो बात शहर के छोले कुलचों में है वो घर के छोले कुलचों में नहीं होती, इसलिए मुझे तो शहर जाकर ही छोले कुलचे खाने हैं। हे भगवान, पता नहीं किस जन्म का बदला लिया है हमें छोले कुलचे खाने वाली बहू देकर। बेटा सुन, तू जा अपने काम पर, इसे यहीं रहने दे। 2 दिन रहेगी तो सब भूल जाएगी। जा तू। इतना कहकर पारुल वहाँ से चली जाती है। लेकिन राधिका अब भी अभय से शहर के छोले कुलचे खाने की जिद करती है, पर उसकी वो एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। बिना छोले कुलचे खाए राधिका को बहुत गुस्सा आता है
और वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती। इस बात से उसकी सास बहुत नाराज थी। एक दिन राधिका अपने फोन में फूड ब्लॉगिंग देख रही थी, जिसमें उसे नजर आ रही लड़की कहती है कि शिमला में भारत के सबसे अच्छे छोले कुलचे मिलते हैं। ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। कितनी बार मैंने कहा है मुझे शहर के छोले कुलचे खाने हैं, पर इन्होंने नहीं सुना। अब तो मैं शिमला के छोले कुलचे खाऊंगी और वो भी बिना बताए जाऊंगी वहाँ। ये कहकर राधिका अपनी अलमारी में जाकर देखती है तो वहाँ पर कुछ पैसे रखे थे, जिन्हें वो अपने पर्स में रख लेती है और रात होने के बाद चुपके से अपनी सास के कमरे में जाती है और वहाँ से भी कुछ पैसे आराम से चुरा कर कहती है, माफ करना माँ जी, लेकिन अब मुझे शिमला के छोले कुलचे खाने हैं तो कहीं से तो पैसे लेने होंगे ना। और आप इतनी सीधी भी नहीं हैं कि मेरे बोलने या मांगने से दे देती, इसलिए आपको बिना बताए ये पैसे लेकर जा रही हूँ और वहाँ से छोले कुलचे खाने के बाद आराम से वापस आऊंगी। अभी चलती हूँ, राम राम माँ जी। इतना कहकर राधिका वहाँ से चली जाती है। आधी रात वो किसी चोर की तरह घर से निकलती है और सीधा रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है। कुछ घंटों का सफर तय करके वो शिमला पहुँचने वाली थी। यहाँ सुबह होने के बाद जब पारुल की आँख खुलती है तो वो राधिका को आवाज देती है, लेकिन लाख आवाज देने के बाद भी जब वापस से जवाब नहीं आता तो वो राधिका के कमरे में जाती है और देखती है कि वहाँ पर राधिका है ही नहीं। हाय राम, राधिका कहाँ चली गई? रात तो कमरे में ही थी, कहीं किसी के साथ भाग तो नहीं गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। एक बार ठीक से देख लेती हूँ, घर में क्या पता यहीं कहीं हो। इतना कहकर वो घर में चारों ओर राधिका को देख लेती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। पारुल अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी देखती है तो वहाँ से कुछ पैसे गायब थे और एक चिट्ठी रखी हुई थी। माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा मुझे अभय जी के साथ शहर जाने दो, मुझे वहाँ के छोले कुलचे खाने, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब मैं शहर नहीं बल्कि शिमला के छोले कुलचे खाने जा रही हूँ और जल्दी वहाँ से वापस आ जाऊंगी। आप मेरी चिंता मत करना, अपना ध्यान रखना। और हाँ, अलमारी में बहुत सारे पैसे थे तो मैंने उसमें से कुछ पैसे ले लिए। अब आपके बाद ये पैसे मेरे ही तो है ना, अपना ध्यान रखना। बाय। हे भगवान, मेरी बहू छोले कुलचे खाने के लिए घर से भाग गई, वो भी पैसे लेकर। एक चिट्ठी छोड़ गई है, अब मैं इस चिट्ठी के सहारे कहाँ ढूंढूं अपनी बहू को। ये पढ़कर पारुल को गुस्सा आता है और वो जल्दी से अपनी बेटी को कॉल लगाती है। बेटा कहाँ है तू? जल्दी से घर आ, सारा काम दाम छोड़कर तू आजा। लेकिन माँ क्या हुआ, बताओ तो। क्या हुआ? अरे तेरी वो छोले कुलचे वाली बीवी घर से भाग गई, सारे पैसे लेकर भागी है। अब तू जल्दी आजा, अगर गांव वालों को पता चल गया तो बदनामी हो जाएगी। लेकिन माँ, राधिका ऐसा नहीं कर सकती, ध्यान से देखो, घर में ही होगी कहीं। बेटा मैंने सब जगह देख लिया, अलमारी से पैसे चुराए हैं और एक चिट्ठी भी रखी है जिसमें लिखा है कि वो शिमला के छोले कुलचे खाने चली गई। ठीक है माँ, मैं ऐसा करता हूँ, शिमला जाकर राधिका को ढूंढता हूँ, उसे कहीं से भी लेकर आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर वो कॉल काट देता है और राधिका को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर राधिका शिमला पहुंच चुकी थी। वहां जाकर वो उस छोले कुलचे वाले को ढूंढती है, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिलता। अरे यार, छोले कुलचे खाने इतनी दूर तो आ गई, लेकिन अभी तक वो छोले कुलचे वाला दिख क्यों नहीं रहा? और तो यह तो ठंड भी बहुत है, क्या करूं? थोड़ा आगे जाकर उस चाय वाले से पूछती हूँ। ये कहकर वो आगे एक चाय की दुकान पर जाती है और वहाँ जाकर उससे उस छोले कुलचे के बारे में पूछती है। भैया, यहाँ का सबसे फेमस छोले कुलचे वाला कहाँ दुकान लगाता है? क्या आप मुझे उसका पता बता सकते हैं? अरे बहन जी, छोले कुलचे की दुकान तो यहाँ नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप तनिक आगे जाके पता कर लीजिए, कोई जानता तो होगा ही ना। अरे थोड़ा याद कीजिए ना, शायद आपको पता हो, क्योंकि वो छोले कुलचे वाला बहुत फेमस है और उसके बारे में आप ना जानते हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। थोड़ा तो याद कीजिए, याद आ जाएगा आपको। अरे कह दिए ना, नहीं मालूम है तो क्यों बार बार एक ही बात पूछे जा रही हो? अरे आगे जाओ, किसी और से पूछो, हमारा दिमाग काहे खराब कर रही हो? हाँ, जा रही हूँ, ज्यादा अक्कड़ दिखाने की जरूरत नहीं है, समझे? चाय वाले की बात सुनकर वो आगे चली जाती है। वहाँ भी काफी सारे लोगों से छोले कुलचे वाले के बारे में पूछती है। बहुत पूछने के बाद उसे कोई उस छोले कुलचे वाले का पता बता देता है। राधिका उस छोले कुलचे वाले के पास जाकर
एक प्लेट छोले कुलचे लेती है और अपना पर्स एक तरफ रखकर छोले कुलचे खाती है और कहती है, ये क्या? मैंने तो सुना था यहाँ के छोले कुलचे बहुत फेमस है, लेकिन इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं लग रही। न ही इनका स्वाद अच्छा है, ऐसा लग रहा है जैसे 2 दिन से रखे हुए हैं और खराब हो गए हैं। अभी बताती हूँ इसे। भाई, ये क्या छोले कुलचे हैं? ये तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आपने मुझे खराब छोले कुलचे दिए हैं ना? मैडम जी, ये क्या कह रही हैं? एकदम ताजे हमारे छोले कुलचे, कोई कमी नहीं है इनमें, समझिए आप। तुम झूठ कह रहे हो, एकदम बकवास है ये छोले कुलचे। आज तक मैंने इतने बुरे छोले कुलचे नहीं खाए। अगर इतने ही बुरे लग रहे हैं तो पैसे देकर जाओ यहाँ से। हाँ, जा रही हूँ। तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पर मारूंगी। मुझे खुद शर्म आ रही है कि मैं इतने बेकार छोले कुलचे खाने के लिए गांव से यहाँ आ गई। अरे मैडम, आप पैसे देकर यहाँ से जाओ, दिमाग मत चाटो हमारा। ये क्या? मेरा पर्स कहाँ है? मैंने यही रखा था। कहाँ गया मेरा पर्स? राधिका का पर्स वहाँ से चोरी हो चुका था और अब उसके पास पैसा नहीं था। ये देखकर छोले कुलचे वाला उसे शक की निगाहों से देखता है और उससे अपनी दुकान के सारे झूठे बर्तन धोने को कहता है। राधिका को अपनी गलती समझ आती है और अब उसे वापस घर जाना था। फिलहाल अभय का इंतजार करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था।